औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज बच्चों, आज 24 जून 2021 दिन जुमारात, ये जो इस वक्त का क्लास है 10वीं जमात के लिए है, उर्दू क्लास। और आज का जो हमारा उन्वान है, मैंने कल ही बताया था आपको 23 तारीख को। आज का उन्वान है, आज हम शायरी का हिस्सा उठाते हैं। और सबसे पहले सफ़र नंबर 124 आप देखिए, वहाँ पहली गज़ल जो आपकी किताब में लिखी है शायरी की, वो है मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। और जहाँ तक गज़ल गोई का ताल्लुक़ है, तो मीर तकी मीर ने इस सिनफ में, यानी गज़ल में, बहुत कमाल दिखाया। और इस फन को, इस सिनफ को बामी उरूज तक पहुँचाने में मीर तकी मीर का बहुत बड़ा हाथ है। तो प्यारे बच्चों, आपको सवाल आता है, सवाल नंबर 6 आता है एग्जाम में, इम्तिहान में, कि किसी एक शायर की हालात जिंदगी और शायरी पर नोट लिखिए। सवाल याद रखना, जब तक ना आप सवाल समझेंगे जवाब नहीं लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 होता है, मंदरजा झेल में से किसी एक शायर की हालात जिंदगी और शायरी पर नोट लिखिए। कभी यह आता है, कभी खाली जगह आते हैं। मिसाल डैश 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 22 सितंबर 1722 ईस्वी को पैदा हुए, डैश आगरा में पैदा हुए, ये में आप लखनऊ में वफात पा गए। 5-6 सतूर आप वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में, खाली जगहों की सूरत में, और फिर आपको देखना और उस पर नोट लिखना है। तो गर्ज यह है कि आपको क्या करना है, वहाँ आपको हालात जिंदगी और शायरी, उसकी शायरी के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन है, शायरी के हवाले से उसने क्या अपना पार्ट, अपना हिस्सा निभाया है, वो लिखना होता है। प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे मीर तकी मीर के हालात जिंदगी। बार बार मैंने आपको बताया हालात जिंदगी में क्या आता है। सबसे पहले आता है नाम। मीर तकी मीर का नाम क्या है? मीर तकी उसका नाम है, और तखलुस तकी है, याद रखना। मीर तकी नाम, और मीर तकी मीर, जो दूसरा मीर आता है वो है इसका तखलुस, याद रखना। और योम पैदाइश है 20 सितंबर 1722 ईस्वी। जाय पैदाइश, कहाँ पैदा हुए? मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम था मोहम्मद अली। वालिद साहब अली मुत्तकी के नाम से मशहूर हैं। अली मुत्तकी के नाम से उसके वालिद मशहूर हैं। प्यारे बच्चों, जहां तक तालीम का सवाल है, तो मीर तकी मीर जो है, उसने इब्तिदाई तालीम किसके पास पढ़ी? अपने वालिद और सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। यानी मीर तकी मीर जो है, उसने इब्तिदाई तालीम 6 साल तक, 7 साल तक अपने वालिद साहब, जिनके नाम था अली मुत्तकी, और सैयद अमानुल्लाह के पास पढ़ी। और दुनिया का रिवाज है कुल नफ्सन जायकातुल मौत। प्यारे बच्चों, कम उम्री में ही, अभी वो बिल्कुल छोटे थे, कम उम्र थे, उसको अपने वालिद का, उसके वालिद इंतकाल कर गए, वफात पा गए। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या हुआ, जरा आगे देखिए। आपके बुजुर्ग जो हैं वो हिजाज से तक आए थे। अब हम इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री में जाएंगे। ये था मुख्तसर तारफ हालात जिंदगी उसके। और वो कहाँ से आए थे? हिजाज से आए थे, वाह, हिंदुस्तान। मगर आपके दादा अकबर आबाद में आबाद हुए। अकबर आबाद आगरा का पुराना नाम है, याद रखना। अकबर आबाद जो है, ये आगरा का पुराना नाम है, फिर नया नाम उसका आगरा है। प्यारे बच्चों, मीर के वालिद एक सूफी तबीयत के दरवेश आदमी थे। वालिद का साया 11 साल की उम्र में उठ गया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी वो 11 साल के ही थे मीर तकी मीर, कि उनके सर से उनका वालिद का जो साया था वो उठ गया। प्यारे बच्चों, अल्लाह
हर एक इंसान को अपने वालिद अपने वालिदैन का साया हमेशा के लिए रखें। ये अल्लाह की मेहरबानी होती है। प्यारे बच्चों, वालिद की वफात के बाद उनके सतीले भाई हाफिज मोहम्मद हसन ने उनसे बुरा सलूक किया। बहरहाल इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन यह भी दस्तूर है कि जो उसके सतीले भाई थे उन्होंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जिसकी वजह से जब तक आगरा में रहे उनकी तालीम तरबियत उनकी जिम्मेदार मीर अमान अल्लाह, और जब तक वो आगरा में थे तो उनकी सारी जो तालीम का खर्चा था, शायरी तालीम का जो तमाम इंतजाम थे वो मीर अमानुल्लाह ने अंजाम दिए। तो प्यारे बच्चों, मीर अमानुल्लाह मीर के वालिद के दोस्त थे। देखो प्यारे बच्चों, दोस्त का कितना हक होता है, लेकिन आजकल के वो दोस्त नहीं है। दोस्ताना मेहरबाना दोस्ती में शक नहीं, वक्त गुजरा खत ना आया, क्या हमारा हक नहीं। आज के दोस्त तो सिर्फ दोस्ती है, नाम के दोस्त हैं, बस, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। प्यारे बच्चों, सतेरी भाइयों के बुरे सलूक के सबब आप तंग आकर कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। सतेरे मामू खान आरजू ने अपने पास रखा, लेकिन बाद में सतेरे मामू ने भी आपको सताया और इस तरह ऐसा गम उनकी तबीयत का कासा बन गया। जब सतीले भाइयों ने, फिर सतीले मामू ने भी उसको सताया। बहरहाल ये दुनिया का दस्तूर है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। दरअसल अच्छा करो अच्छा पाओगे, ये होता रहता है, ये इम्तिहान होता है। आखिरकार तलाश माश के लिए दरबदर बढ़ते रहे। इस हालत में जुनून के दौरे भी पड़े और बेदिमागी और बात। देखो प्यारे बच्चों, ये जो जरिए माश है, ये जो कमाने का मामला होता है, इसमें दिक्कत आती है वक्ती तौर पर, लेकिन इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और मीर तकी मीर ने जमाने गम ने उसको सताया। ये जो जरिए माश है, ये जो जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को होना कुछ चाहिए, उसमें उसको परेशानी थी और उसकी जिंदगी उसमें उसको थोड़ा बहुत परेशानी हो गई, और परेशानी की वजह से उसका दिमाग भी थोड़ा कमज़ोर हो गया परेशानी की वजह से। बहरहाल ये चलता है। मीर मुख्तलिफ अमीर और नौजवान की यहाँ मुलाजमत करते रहे, नवाबों के यहाँ मुलाजमत करते। इसी दौरान लखनऊ के नवाब आसिफुद्दौला ने अपने पास बुलाया, और आखिरकार उसने मुख्तलिफ अमीरों के पास, मुख्तलिफ नवाबों के पास मुलाजमत की, उनकी खदमत की। तो आखिरकार लखनऊ के एक नवाब आसिफुद्दौला, मशहूर नवाब थे, उन्होंने उसको अपने पास बुलाया। चनाचे वहाँ चले और आखिर बरोज जुमा 20 सितंबर 18 की लगभग 90 साल की उम्र में लखनऊ में इंतकाल हो गए। और वहाँ ही आसिफुद्दौला की हाँ तकरीबन 90 साल की उम्र में ये माया नाज, ये एक अजीम शायर, और मैं कहूँगा गज़ल को जिसने उरूज तक पहुँचाया, इस दुनिया से चले गए 1810 ईस्वी में, और तकरीबन 90 साल की उम्र में, और लखनऊ में उन्होंने इंतकाल किया। मीर को उर्दू का बेहतरीन गज़ल गो तस्लीम किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि मीर जो है, मीर, इसने गज़ल गोई में, गज़ल के फन में गज़ल को बहुत ऊपर उठाया है, बहुत कुछ दिया है गज़ल को। मीर के बाद आने वाले हर बड़े शायर ने उनकी अजमत का एतराफ़ किया। और मीर जो है वो पुराने शायर हैं। पुराने का मतलब क्या है? 1722 ईस्वी में पैदा हुई। आप देखिए कितने पुराने हैं। और उसके बाद गालिब आए, उसके बाद मोहम्मद रफी सोदा आए, उसके बाद हसरत मोहन आए, और गालिब जैसा अजीम, गालिब जैसा बुलंद पाया का शायर क्या कहता है मीर के बारे में? रेखती के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। गालिब खुद कहता है कि गालिब, आपको लोग कहते हैं कि आप शायरों के उस्तादों के उस्ताद हैं, आप मंजे हुए शायर हैं, आप उस्ताद हैं शायरी के, मगर कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। लेकिन गालिब खुद कहता है कि पिछले जमाने में, अगले जमाने में, यानी मुझसे भी बड़ा था। यानी मीर तकी मीर की काबिलियत का एतराफ करते हैं कौन? गालिब जैसा शायर। गालिब का कोई सानिया नहीं है। तो मीर मोहम्मद रफी सोदा क्या फरमाते हैं? सोदा तो इस गजल को गजल दर गजल लिख, सोदा
تو اس غزل کو غزل در غزل لکھ. ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف. دیکھو میر تقی سودا کا کیا خیال ہے میر تقی میر کے بارے میں. ہوتا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف. یعنی آپ کو میر تقی میر جیسا بننا چاہیے. اس کی شاعری کتنی عظیم تھی. اور حسرت موہانی لکھتے ہیں شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت میر کا شوہ گفتار کہاں سے لاؤ. حسرت موہانی کہتا ہے میں بھی شعر لکھتا ہوں, میں بھی شاعر ہوں, بڑا شاعر ہوں. حسرت موہانی بڑا شاعر ہے, لیکن جو میر کا گفتار تھا, جو میر کی شاعری تھی, جو میر کا انداز بیان تھا, وہ کچھ اور تھا. تو بقالی کسے ہیں اور بھی سخنور ہیں اور بھی غزل گو شاعر دنیا میں بہت اچھے. کہتے ہیں کہ اس میر کا انداز بیان. اور پیارے بچوں, یہ تھا آج کا لیکچر میر تقی میر کے بارے میں. چند گزارشات. اگر میر تقی میر کے بارے میں پڑھا جائے, بولا جائے, لیکچر دیا جائے تو اس کو گھنٹوں کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی علم کی وسعت نہیں ہے, لیکن یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور پیارے بچوں, آپ نکالو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 124, وہاں بھی آپ دیکھیے, ان ڈیٹیل دیکھیے, پوری طرح سے دیکھیے یہ میر تقی میر کون حیثیت تھی, کتنا بڑا شاعر تھا, کتنی اس کی کنٹریبیوشن ہے, کتنا اس کا حصہ داری ہے کس میں, اردو ادب میں, اور خاص کر شاعری میں, اس کے بعد غزل میں. تو پیارے بچوں, یہ تھا آج کا لیکچر میر تقی میر کے حالات زندگی اور شاعری, یعنی کس قسم کی شاعری اس نے کی, کیا دیا اس نے اس کو. انشاءاللہ کل 25 تاریخ کو بروز جمعۃ المبارک ہمارا جو لیکچر ہوگا, موضوع ہوگا, وہ ہے میر تقی میر کی پہلی غزل, صفحہ نمبر 125. ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا, یاد ہے آپ کو, ہمارے آگے جب کسوں نے نام لیا, دل ستم زدہ کو ہم نے کیسے, دیکھو میری طرف, تھام لیا. شکریہ, خدا حافظ.